नमस्कार। भूमि न्यूज के विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं दास्तान गो हिमांशु वाजपेयी। स्वागत करते हैं हिमांशु वाजपेयी जी का। नमस्कार, आपका स्वागत है इस भूमि न्यूज चैनल। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे याद किया। जी, आपसे यह मैं जानना चाहता हूँ कि ये दास्तान गोई कला की कौन सी विधा है और ये कब से शुरू हुई? तो दास्तान गोई कला है कहानी सुनाने की। जी। दास्तान यानी कि कहानी, जी। गोई यानी कि कहना या सुनाना। जी। अब दास्तान एक खास तरह की कहानी है जो कि एक लंबी कहानी है, तवील कहानी है, जो कहानी दर कहानी आगे बढ़ती है। जी। तो ये शुरुआत तो इसकी हिंदुस्तान से बाहर मानी जाती है, यानी एक खास अंदाज में ये जो दास्तानवी शैली है कहानी सुनाने की, इसकी शुरुआत हुई। कहानी सुनाने की परंपरा तो हमारे यहाँ सबसे पुरानी है हिंदुस्तान में। जी। ओल्डेस्ट ट्रेडिशन ऑफ स्टोरी टेलिंग यही है। लेकिन दास्तान गोई की शुरुआत बाहर हुई, फिर लेकिन जब हिंदुस्तान आई तो हिंदुस्तान ने इसे इस कदर अपना लिया, अपना बना लिया कि बिल्कुल एक हिंदुस्तानी चीज़ हो गई। और शायद इसीलिए अपना लिया क्योंकि यहाँ एक ट्रेडिशन पहले से मौजूद थी कहानियों की। जी। जी। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो यहाँ दादी नानी कहानियाँ सुनाते थे, उन कहानियों से कुछ मिलता जुलता शैली हो सकती है इसकी? जी बिल्कुल। जो हमारी बड़ी बूढ़ियाँ जो कहानी सुनाती थी, जी, वो असल में एक हमारे यहाँ का ज़ख़ीरा है जो कि कहानियों के ट्रेडिशन को जिसने बहुत समृद्ध किया। और कहानी हमारे यहाँ बहुत हमारे आसपास की चीज़ें हैं, जैसे आपने बड़ी बूढ़ियों का जिक्र किया। हम देखते हैं त्योहारों में, पर्वों में, मौसमों में, अवसरों पर कहानियाँ सुनाई जाती हैं। जी। तो कहानी हमारे लिए बहुत अपनी चीज़ है और बहुत समृद्ध परंपरा है हमारे यहाँ। तो दास्तान गोई उसके करीब भी है, लेकिन उससे किसी मायने में अलग भी है, क्योंकि वो एक ख़ास तरह की कहानियाँ हैं जो एक ख़ास कंटेंट है, जिनका ख़ास अंदाज है, ख़ास ज़बान है, लेकिन फिर भी ये उसी परंपरा का हिस्सा तो है। खास जबान कहने से मतलब उर्दू से है? उर्दू से तो है, लेकिन उर्दू में भी ख़ास तरह की ज़बान है। एक ज़बान जिसपे कि एक किस्म की रंगारंगी हो, एक किस्म की फैंसी ज़बान हो, एक किस्म की चमकदार ज़बान हो, एक किस्म की बुलंद आहंगी हो, एक किस्म का जादू सम्मोहन हो। तो वो सादा ज़बान नहीं है। पुरानी दास्तानों के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। जी। यानी बात को किस अंदाज में ऐसे घुमा कर कहना कि उसमें एक चमक पैदा हो जाए। तो वो एक ख़ास अंदाज था दास्तान गोई का। तो ये खास अंदाज था दास्तान गोई का, तो क्या इसका कोई खास क्षेत्र भी है क्या? इसका क्षेत्र पुरानी दास्तान गोई का पहले तो दिल्ली हुआ। जी। दिल्ली में बहुत ज़बरदस्त दास्तान गो हुए, और हमारे वक्त में जो आखिरी पेशेवर दास्तान गो पुरानी दास्तान गोई के थे वो मीर बाकर अली देहलवी दिल्ली के थे उस्ताद। और उसके बाद फिर लखनऊ हुआ। लखनऊ में भी बहुत दास्तान गो हुए, अम्बा प्रसाद रसा हुए, मोहम्मद हुसैन शाह हुए, अहमद हुसैन खमर हुए। फिर रामपुर में भी दास्तान गोइयों की एक श्रृंखला रही। रामपुर में भी तो जहाँ जहाँ उर्दू अपने उरूज पर थी, वहाँ ये दास्तान को भी अपना कमाल दिखा रहे थे। जी। तो ये सिलसिला रहा। ये दास्तान गोई का हमारे जीवन में क्या महत्व है? दास्तान गोई का हमारे जीवन में वही महत्व है जो हमारे जीवन में कहानियों का है। यानी कि हर चीज़ तो हमारी कहानी में ही है। हम जो धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, जी, पवित्र, सब कहानियों के ज़रिए से ही बताए गए। रामायण एक कहानी ही है, महाभारत एक कहानी ही है, गीता जो है वो अपने आप में एक ख़ास तरह का ग्रंथ तो है। इसमें जीवन से जुड़ी बहुत गहरी बातें हैं, लेकिन उस गीता भी अपने आप में एक कहानी का हिस्सा है ना, कि भाई वो गीता का उपदेश क्यों अस्तित्व में आया, इसकी एक कहानी है। तो वो भी कहानी है। फिर हमारे हमने कहा कि त्योहारों की कहानी है। भाई करवा चौथ में भी कहानी सुनाई जाती है, सकट में भी कहानी सुनाई जाती है। तमाम जितनी व्रत कथाएं हैं सबकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं। जी। जी। सत्यनारायण की कथा तो है ही है। मुहर्रम में हम जाएं तो मरसिया जो वाक़यात करबला जो है, इमाम हुसैन की शहादत, उसकी वो एक ऐसा वाक़या है जिसकी कथा है जो बड़ी मार्मिक है, और वो
आज तक सुनाई जाती है, और उसमें सुनने वाले इस कदर उससे जुड़े हुए हैं कि इमाम हुसैन के जिक्र से उनकी आंखें नम हो जाती हैं। कहानी ही है, आधा उधर बुंदेलखंड में कहानी ही है। तो दास्तान गोई के संबंध में हमने बहुत नहीं अध्ययन किया है, लेकिन जितना भी अध्ययन किया उससे यह पता चलता है कि ये मुग़ल बादशाहों के लिए कही जाने वाली कला थी। तो ऐसा कहना क्या सही होगा? मुगल बादशाहों के लिए कही जाने वाली कला, ये या फिर उन्हें खुश करने के लिए नहीं, इसका एक हिस्सा तो ठीक हो सकता है कि अकबर बादशाह बहुत शौकीन थे दास्तानों के, तो वो वहाँ तो थे, और चूँकि दरबार ही पहले प्रमोट करता था कलाओं को, तो कला का यानी हिस्सा इसका जन्म हुआ बादशाहों के दरबार में। देखिए, दरबार में तो किसी चीज़ का जन्म हो नहीं सकता। दरबार तो किसी चीज़ को प्रमोट या महफूज कर सकता है या उसको आगे बढ़ा सकता है। कला तो आम जनजीवन में आम लोग, ये दास्तान को कौन लोग थे? ये तो आवाम थे, आम लोग थे, जो कि आवाम थे, लेकिन उनको संपोषित करने का, जिनको उनके फन ने खास बना दिया। चूँकि दास्तान गोई का उनके पास फन था, वो दरबार से मुंसलिक हुए तो उनको प्रमोट किया गया। लेकिन दास्तान गो ऐसा नहीं था कि दास्तान गो सिर्फ दास्तान सुनाते थे बादशाहों को। भाई जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर दास्तान हुआ करती थी हर जुमेरात को, और सुनने वाले तो आवाम थे जो जामा मस्जिद के आसपास की जो आबादी थी। या मीर बाकर अली रईसों को सुनाते थे दास्तान, लेकिन वो पब्लिक को भी सुनाते थे। तो मिला जुला एक मामला है इसमें। अच्छा, इसका क्या विषय रहा है? इसके केंद्र में कौन सा विषय रहा है? सबसे मशहूर दास्तान तो दास्तान अमीर हमज़ा है, जो कि अमीर हमज़ा साहब जो हैं, जो कि माना जाता है कि हुजूर पाक के चचा थे, उनकी मुहिमों की और उनके मारकों की कहानियां हैं दास्तान अमीर हमज़ा। उसके अलावा बहुत सारी दास्तानें हैं, उसी का एक हिस्सा तिलिस्म मशरूबा है, अलिफ लैला है, बहुत सारी दास्तानें हैं। तो विषय तो वही पुरानी दास्तानों के तो विषय तिलिस्म, अय्यारी। और पुराने दास्तान और अभी के, यानी कि आधुनिक दास्तान में क्या फ़र्क है? फ़र्क तो बहुत है उसमें। आधुनिक दास्तान तो बेसिकली एक कोशिश है कि उस परंपरा के करीब जाया जाए और नए तरह के कंटेंट के साथ जाया जाए। लेकिन पुरानी दास्तानें तो अलग ही पूरा एक मामला उनका होता था कि सुनने वाले भी अलग थे, सुनाने वाले भी अलग थे, दौर भी अलग था, सेंसिबिलिटी भी अलग थी, टेस्ट भी अलग था, कंटेंट भी अलग था, बहुत सारी चीज़ें। आज बदलती हुई परिस्थिति में आप इसमें कुछ बदलाव करना चाहेंगे? ये मॉडर्न दास्तान गोई में तो बहुत बदलाव हुआ पुरानी के मुकाबले, क्योंकि पुरानी दास्तान तो लंबी चलती थी, 2-3, 4 घंटे रात भर चल रही हैं। वो तो अब आधे घंटे 1 घंटे का शो होता है, उसमें भी ज़बान उसकी अलग होती है, प्लस अब म्यूज़िक का भी एक एलिमेंट उसमें कुछ दास्तानों में आ गया। तो फ़र्क तो कोई भी चीज़, जब पुरानी चीज़ जब अपनी यात्रा तय करती है तो अभी वर्तमान राजनीति चल रही है, और इस राजनीति में आप किस प्रकार की दास्तान सुनाना पसंद करते हैं? अभी जो वर्तमान राजनीति है। नहीं, हम तो जो दास्तानें सुनाते हैं वो किसी भी दौर में, यानी कोई भी दौर राजनीति का चले, उनमें जो एक वैल्यू सिस्टम है, जो बात वो कहती हैं दास्तानें, वो हर दौर में हमारे लिए एक बेहतर भविष्य का सपना देखती है। यानी उनमें जो बात है वो बात है कि हम अपने देश को कैसा देखना चाहते हैं। तो वो ये सरकार ना भी रहे, ये हुकूमत ना भी रहे, ये राजनीति ना भी रहे, तभी कुछ बातें हैं जो शाश्वत रहेंगी हमारे सपने में, कि भाई इंसान और इंसान में भेद ना हो, इंसान को किसी तरह की गैर इंसाफ़ी का सामना ना करना पड़े, इंसान में एक किस्म का नैतिक बल हो, एक किस्म की सोसाइटी में बुनियादी चीज़ें जो हैं वो बुनियादी इशूज़ जो हैं उनका एक समाधान हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, और यही एक स्टोरी टेलर के बतौर हम कोशिश करते हैं कहानियों के ज़रिए इनकी महत्ता, इनकी बात लोगों तक पहुँचे। अभी इप्टा के कार्यक्रम में जो आपने प्रस्तुत किया काकोरी कांड पर बेस्ड करके कहानी, क्या इस प्रकार की कहानियाँ पुराने ज़माने में सुनाई जाती थी?
पुराने ज़माने में इस तरह की कहानियाँ तो नहीं होती थी, क्योंकि पुराने ज़माने में जो कहानियाँ सुनाई जाती थी दास्तान में वो फिक्स कहानियाँ थीं। लेकिन पुराने ज़माने के दास्तानों में और इस ज़माने की दास्तान में एक समानता ये भी है कि पुराने ज़माने के दास्तान को जब पुरानी दास्तान भी सुनाते थे तो जब उसके बयान में जाते थे तो वो कंटेम्पराइज कर देते थे उसको। तो उस तरह से ये दास्तान एक काम इसमें भी हम लोग करते ही हैं कि जो कंटेम्प्रेरी इशूज़ हैं उनको, अब पुराने लोग कैसे करते थे, पुराने लोग मान लीजिए किसी जंग का बयान कर रहे हैं तो उसमें किसी ऐसे शख्स का बयान है जो कि बहुत ही बलशाली है, तो ऑडियंस में जो ताकतवर जरी आदमी होगा उसके बारे में कहेंगे भाई बिल्कुल इनके जैसा। तो उस तरह से वो एक अतिक्रमण तो करते थे उस पुराने टेक्स्ट का, लेकिन वो बेसिकली इस तरह की दास्तानें नहीं होती थी। ये दास्तानें तो हम समय के सापेक्ष सुना रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि इस दौर की ज़रूरत है ये दास्तानें। उस ज़माने में टेस्ट ये था लोगों का तिलिस्मी शुबा सुनने, तो वो सुनते थे उस तरह से। हर ज़माने का अपना टेस्ट भी होता है ना ऑडियंस का, तो वो 4 घंटे पहले मुशायरे रात भर होते थे, अब नहीं होते रात भर, तो थोड़े बदलाव तो हो जाते हैं। और जैसा कि आपके बारे में सुना है और जाना है कि आप एक पत्रकार भी रहे हैं और तहलका से जुड़े हुए पत्रकार रहे हैं, एक तो पत्रकारिता छोड़कर ये दास्तान गोई के तरफ आने का निर्णय आपने क्यों नहीं लिया? नहीं, वो इसलिए लिया क्योंकि पत्रकारिता जब हम कर रहे थे तो थोड़ी मुश्किल हो रही थी। मुश्किल ऐसी नहीं कि कोई बाहरी मुश्किल थी, अपने लेवल पे मुश्किल थी कि भाई बहुत प्रेशर था उसमें स्टोरीज लाने का, फिर एडिटर की डांट पड़ती थी, और तो वो थोड़ा मन उससे छटपटा गया था। तो बहुत दिन से कर भी रहे थे तो एक ब्रेक की भी ज़रूरत हमें लगी। तो उस वक्त फिर जब वो नौकरी छोड़ी तो फिर लगा यार दूसरी जगह नहीं करेंगे अभी। तो उस बीच कुछ ऑप्शन तलाश रहे थे, तो अंकित से दोस्ती थी। अंकित चड्ढा हमारे पीढ़ी के बेस्ट दास्तान को, अंकित ने हमसे कहा कि आप दास्तान में हाथ आजमाइए। तो फिर वो इस तरह से शुरू किया, फिर अच्छा लगने लगा, फिर ऑडियंस को भी अच्छा लगने लगा, तारीफ होने लगी, तो थोड़ा एक आत्मविश्वास आया। फिर पत्रकारिता नहीं की तो छोड़ ही नहीं थी पत्रकारिता उस तरह से। ये सोचा था कि एक नौकरी में बहुत थक गए हैं, बहुत दिन करा है, फिर वो प्रेशर भी था, तो उस प्रेशर से जब रिलीज़ हुआ तो लगा कि हाँ थोड़ा आराम करते हैं, तो उस वजह से थोड़ा ब्रेक लिया था। लेकिन फिर दूसरी चीज़ जो करने लगे ब्रेक में वो बहुत अच्छी लगने लगी, तो फिर वो उस तरह से फुल टाइम पत्रकारिता नहीं कर पाए। लेकिन अभी कुछ लिखते हैं, कुछ मैगजीन्स के लिए, कुछ अखबारों के लिए कुछ लोग लिखवा लेते हैं। दोस्त चूँकि सब पत्रकारिता वाले हैं ज़्यादातर, जो अब हमारे साथ जिन्होंने शुरू किया था वो बहुत आगे, बहुत संपादक लेवल पर पहुँच गए हैं, तो कभी कभी लिखवा लेते हैं। आपके द्वारा प्रस्तुत दास्तान गोई मैंने सुना और हमने जो महसूस किया वह यह है कि आप दास्तान कहते हैं तो लगता है कि आप उससे एकदम बिल्कुल दिल से जुड़े हैं, आपके रूह से बात निकलती है। तो एक दास्तान गो वर्तमान परिस्थितियों को भी महसूस करता होगा और आप भी महसूस करते हो। बिल्कुल। तो वर्तमान परिस्थिति जिस प्रकार से बनी हुई है, ऐसे में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों से तो हम ऑडियंस से भी जब कोशिश करते हैं दास्तान सुनाने की, तो वो दास्तानें वही हैं जिनमें हम सिर्फ इस बात की कोशिश करते हैं कि सुनने वाले इस बात को जाने और माने कि हमारी ट्रेडिशन है क्या, हमारी विरासत क्या है, हमारी ट्रेडिशन क्या है, हमारा इतिहास क्या है, हमारा आज़ादी का इतिहास क्या है, हम एक देश के बतौर जैसे नज़र आते हैं वैसे किस तरह से बने हैं, उस तरह के बनने में किस तरह की कुर्बानियाँ हमारे बुज़ुर्गों ने दी हैं, किस तरह के ख़तरे हम लोगों ने उठाए। तो जो आपने अभी के वक्त की बात की, तो कुछ इश्यूज़ हैं जो हमारे यहाँ अब जितने हैं, जितनी चुनौती उनकी अब है, जितनी आने वाले वक्त में होगी उतनी पहले शायद न रही हो, या रही भी हो तो अब वो और ख़तरनाक रूप में हमें दिखते हैं। बहुत सारे इश्यूज़, कम्युनलिज्म का इशू हो, एक जो और इश्यूज़ हैं कास्ट के इशू हैं, या हम तो सीधे ये मानते हैं कि राजनीतिक
जो राजनीतिक एक तौर पे- वर्ग है हमारा, जो पॉलिटिकल क्लास है, ख़ास तौर पे जो सत्ता में है, वो एक ख़ास किस्म से अपनी सत्ता की शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है इस देश के नागरिकों की चेतना को अपने अनुसार ढालने के लिए। तो ये जो बात है, और उसमें बहुत स्पेस सिकुड़ता जा रहा है उस तरह के कल्चर का कि जिसमें कोई प्रोटेस्ट की बात हो, या जिसमें प्रोटेस्ट तो छोड़िए, डेमोक्रेटिक राइट की बात हो कि हम एक्सप्रेशन कुछ कर रहे हैं, तो उस केस में तो हमें फिर उससे टकराना है तो हमें वो ट्रेडिशन तो पता होनी चाहिए कि हम किस ट्रेडिशन से होकर आए हैं। तो वो एक कोशिश होती है कि हम दास्तानें जब सुनाएं तो जैसे ये अशफाक बिस्मिल की दास्तान है, ये दास्तान क्या है? ये दास्तान, अशफाक बिस्मिल की दास्तान एक कहानी है जो हमारे सामने एक मिसाल है। तो जब भी कोई सत्ता ये कहेगी कि नहीं भाई ये अच्छा है और ये बुरा है और इसको इससे दूर रहना चाहिए क्योंकि ये इसके लिए खतरा है, तो फिर हम ये कहानी जो है अशफाक बिस्मिल की ये लाएंगे और फिर ये कहेंगे कि भाई ये और ये तो एक ही हैं, और ये तो इतने मोहब्बत करते हैं कि ये दोनों एक साथ फांसी चढ़ गए, और इन दोनों ने तो अपने बीच कभी नहीं आने दिया ये बात, ये भाव। ये कोई कहानी के किरदार तो है नहीं, ये तो असली किरदार है, ये तो इन्होंने अपने काम से कहानी बन गए ये। जी जी, तो ये कहानियाँ इसलिए ज़रूरी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद। आप अभी सुन रहे थे हिमांशु वाजपेयी जी को। हिमांशु वाजपेयी जी ने कहा कि हमें अपने परंपरा को जानना होगा, इतिहास को समझना होगा और अपने मानवीय मूल्यों को समझने के लिए एक दूसरे को भी समझने की ज़रूरत है। इस बात को याद रखते हुए बस आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी एक नए शख्सियत के साथ। धन्यवाद।